Hello students, welcome you all to EduVentures Learning. Today we are going to start with the chapters of Standard 8. वो सारे चैप्टर्स जो हमारे CBSE बोर्ड ने प्रिस्क्राइब किए हैं स्टैंडर्ड 8 के लिए, स्पेशली मैं आपको पढ़ाऊंगी बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं आपके बायो के बुक में या फिर आपके साइंस के बुक में। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है जिससे हमारा बुक स्टार्ट हो रहा है, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये हमारे बुक का भी फर्स्ट चैप्टर है और अगर हम लोग स्पेशली बायोलॉजी कंटेंट देखें तो भी ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। अगर आपके पास आपका बुक है या आपको अगर अपना कंटेंट्स याद है तो मैं आपको उन सारे चैप्टर्स का नाम बताऊंगी जो कि आपके बायोलॉजी में इंक्लूडेड है। सबसे पहले है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग इनिशियल थिंग्स जानेंगे इस चैप्टर के बारे में। इसके बाद आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। ये बाकी के और 5 चैप्टर्स हैं जो आपके बायोलॉजी के टॉपिक्स में इंक्लूडेड हैं। स्टार्टिंग विथ व्हाट इज क्रॉप प्रोडक्शन, व्हाट इज मैनेजमेंट, इन सब के बारे में हम लोग एक स्मॉल इंट्रोडक्शन देखते हैं। ऑल एनिमल्स रिक्वायर फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड सर्वाइवल। अच्छा, ऑर्गेनिजम्स का यहाँ पे हम लोग जब बात कर रहे हैं तो दीज आर ऑफ कोर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को तो हमने कभी खाना खाते हुए नहीं देखा, राइट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी को फूड चाहिए। क्यों चाहिए? ग्रोथ के लिए, सर्वाइवल के लिए। अगर हमें खाना नहीं मिलेगा, हमें पानी नहीं मिलेगा तो हम लोग पेन पेपर बुक तो है नहीं कि जिंदा रह लेंगे बिना खाने के। हमें तो खाना चाहिए, ठीक है। तो हमें ग्रोथ के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए खाना का बहुत ज़्यादा नीड है। नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स बट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, इन सभी को फूड की ज़रूरत होती है। फूड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। हमारा जो फूड है वो बहुत सारी चीज़ों से मिल करके बना है जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दोनों ही होती हैं, और ये दोनों का जो मिश्रण है, जो कॉम्बिनेशन है, वो हमारे लिए इसीलिए है क्योंकि ये दोनों का मिलना, हमारे बॉडी के अंदर जाना, ब्रेक डाउन होना, ये सारी चीज़ें हमें एनर्जी प्रोवाइड कराती है। Organic and inorganic substances which are capable of providing energy for the various metabolic activities. Now, what are metabolic activities? वो सारी एक्टिविटीज जो हमारा बॉडी परफॉर्म करता है, हम लोग चाहे सोए रहें, उठे रहें, बैठे रहें, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, चल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हमारे बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है उन सब को हम कहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। सपोज आप सोए हुए हो बट स्टिल आपका हार्ट तो बीट कर रहा है ना, आपका डाइजेशन तो चल रहा है, आप रिस्पायर तो कर रहे हो, ब्रीथ तो कर रहे हो। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं छोटी छोटी जिनको हम केयर भी नहीं करते, ठीक है, जिनके बारे में हम ध्यान ही नहीं देते कि हम लोग दिन भर में कितनी बार सांसें ले लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, हम लोग काउंट ही नहीं करते। तो सांस लेने में भी हमें एनर्जी की नीड होती है और ये नीड जो है हमारा फुलफिल करता है फूड। ओके, in all the cases the food for animals comes directly or indirectly from the plants. अब जितने भी केसेस आप देख लो, किसी को भी उठा के देख लो, मैं एग्जांपल्स बताऊंगी अभी आपको, तो कितने भी केसेस आप देख लो, सभी में जो भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो सभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने खाने के लिए प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि अभी हम अगर बात करें एनिमल का तो ये है लायन हमारा, ठीक है। अब लायन कैसे प्लांट पे डिपेंडेंट हो सकता है, क्योंकि वो तो डियर खाता है, आई मीन मीट खाता है, ठीक है। तो ये प्लांट्स पे कैसे डिपेंडेंट हुआ? तो लायन है वो डियर को खाता है, ठीक है, पर डियर तो प्लांट्स खाता है, डियर तो हर्बीवोर है। तो अगर डियर को प्लांट्स नहीं मिलेगा तो डियर कैसे ग्रो करेगा, सरवाइव करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा? बिना खाना के तो कुछ नहीं कर पाएगा डियर। और अगर डियर ही नहीं रहेंगे तो लायन खाएगा क्या?
तो जितने भी एनिमल्स हैं, भले वो नेचर में कार्निवोर हो, ओमनीवोर हो या हर्बीवोर हो, वो डिपेंडेंट तो है प्लांट्स पे ही। सपोज आप अगर वेजिटेरियन हो तो आप तो डायरेक्टली डिपेंडेंट हो प्लांट्स पे, ठीक है, आपको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स, फूड ग्रेन, सीरियल, सारी चीजें प्लांट से मिलती है। बट अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको प्लांट से तो बाकी जो वेजिटेरियंस को मिल रही है, हर्बीवोर्स को मिल रही है, वो आपको भी मिलेगी। बट आप एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट हो, एग के लिए, फिश के लिए, मीट के लिए, फ्लैश के लिए, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें हैं उसके लिए आप एनिमल्स पे डिपेंडेंट हो, और वो एनिमल्स में बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट होंगे। सपोज आप चिकन खाते हो तो चिकन्स क्या खाते हैं, फूड ग्रेन्स खाते हैं, फूड ग्रेन्स खा के बड़े होते हैं। आप एग खाते हो, आपको एग मिला चिकन से, पर चिकन तो डिपेंडेंट है फूड ग्रेन्स पे, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट हैं। नाउ फूड प्रोडक्शन का जब हम लोग बात कर रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन का जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन कहाँ पे होती है? ऑफ कोर्स खेतों में होती है, एग्रीकल्चर, ठीक है, फील्ड्स में होती है, खेतों में होती है। सो हम लोग जानते हैं कि ये एग्रीकल्चर जो है, जहाँ पे हमें क्रॉप प्रोडक्शन मिलती है, हमारा क्रॉप्स प्रोड्यूस होता है, वो एग्रीकल्चर का डेफिनेशन क्या है? So, definition of agriculture is food. Word agriculture has come from two Latin words. हमारा जो agriculture word है वो दो Latin words से आया है। अच्छा, हम लोग जनरली ये सुनते हैं कि जितने भी Latin words, English words and all है वो संस्कृत लैंग्वेज से बने हैं, जो कि इंडियन लैंग्वेज है। संस्कृत इज एन इंडियन लैंग्वेज, पर कई चीज़ें ऐसी है जो हमने लैटिन, डच और इन सारे लैंग्वेजेस से भी ली है, जैसे कि एग्रीकल्चर। सो एग्री का मतलब होता है फील्ड या फिर सॉइल, मिट्टी, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। सो मिट्टी में उगाना, मिट्टी में किसी भी चीज़ को कल्टीवेट करना, रिप्रोड्यूस करना या प्रोडक्शन करना इज नोन एज एग्रीकल्चर। अगर मिट्टी के वजह से किसी की जन्म हो रही है, कल्टीवेशन हो रही है, तो दैट इज एग्रीकल्चर। सो ये एक है आपको याद रखने का चीज कि एगर और कल्चर का मतलब क्या होता है। एगर का मतलब होता है फील्ड और सॉइल, कल्चर का मीनिंग होता है कल्टीवेशन। तो ये कंप्लीटली मिलके बनता है एग्रीकल्चर। Now, agriculture और farming is the cultivation of the soil. Of course, agriculture या फिर farming का मतलब होता है मिट्टी में खेती करना, ठीक है। It includes growing of plant crops and rearing of animals. अच्छा, एग्रीकल्चर का जब हम लोग बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में नेचुरली खेत आने लगता है, ठीक है, बड़े बड़े फार्म फील्ड्स एंड ऑल, पर ऐसा है नहीं। एग्रीकल्चर एक्चुअली ग्रोइंग ऑफ प्लांट तो है ही, इसके साथ साथ रियरिंग ऑफ एनिमल्स भी है। अगर आप कभी पंजाब के साइड गए हो या बिहार के साइड गए हो, तो ये जो स्टेट्स हैं पंजाब एंड बिहार, यहाँ पे हमारे मैक्सिमम, एंड महाराष्ट्र एज वेल, ठीक है। तो महाराष्ट्र, पंजाब एंड बिहार, दीज थ्री स्टेट्स आर द स्टेट्स जो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स देती है। सो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ऐसे खेत हैं, बहुत बड़ी लैंड्स हैं, एरिया है जिसमें कल्टीवेशन होता है और रियरिंग ऑफ एनिमल्स भी होता है। सो रियरिंग ऑफ एनिमल्स का मतलब है, अगर आप गए हो कभी पंजाब या इस तरह का स्टेट्स में, तो आपने देखा होगा कि जो किसान होते हैं ना, उनके घर में गाय, बैल, भैंस, बकरी ये सब भी होती है, ठीक है। तो वो लोग क्यों रखते हैं गाय, बैल, भैंस, बकरी? एक तो उनको कल्टीवेशन में हेल्प होती है, ठीक है, गाय बैल को वो ले जाते हैं हल जोतने के लिए, और फिर शाम में आके उसी का दूध निकाल करके पीते हैं, दूध, मलाई, बटर वगैरह बना रहे होते हैं। और दूसरा, और भी अदर एनिमल्स है, जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाले पार्ट में, कि आपको चिकन चाहिए, एग्स चाहिए एंड ऑल, तो वो सब जो है वो रियरिंग ऑफ एनिमल्स में आता है। अच्छा, इसके अंदर आने वाले भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स है, जैसे पिस्सीकल्चर का नाम अगर आपने सुना हो। सो पिस्सीकल्चर एक ऐसा ट्रेडिशन है या एक ऐसा साइंस है जो कि मछलियों को पालने में काम करता है, ठीक है। एपीकल्चर मधुमक्खियों को पालने में हेल्प करता है, और ऐसा साइंस है जिसमें मधुमक्खियों को पाला जाता है। हॉर्टिकल्चर है, सिविकल्चर है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के बहुत सारे कल्टीवेशन के तरीके हैं जिसमें अलग अलग चीज़ों के साथ डील किया जाता है। सो एग्रीकल्चर का एक बहुत अच्छा और बहुत सिंपल साधारण सा
डेफिनेशन जो आप इजीली एग्जाम में अगर आपके आए और आप 2 मार्क्स क्वेश्चन में है, जनरली एग्रीकल्चर का डेफिनेशन लिखना ईदर 1 और 2 मार्क्स का आता है, तो उसमें आप लिख सकते हो एग्रीकल्चर इज एन अप्लाइड बायोलॉजिकल साइंस which deals with the production of plants and raising of livestock for human use. So एग्रीकल्चर एक ऐसा बायोलॉजिकल साइंस है, बायोलॉजिकल इसलिए कर बोल रहे हैं हम लोग क्योंकि इसे हम बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं। ओके, सो बायोलॉजिकल साइंस है which deals with the production of plants, जिसमें हम लोग प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं और साथ ही साथ रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक फॉर ह्यूमन यूज। लाइफ स्टॉक का मतलब होता है जिंदा जानवर जो हमारे काम में आते हैं, ह्यूमन यूज के काम में आते हैं, उनको पालना पोसना, खाना खिलाना, अपने घर में रहने का जगह देना, उसी को कहते हैं हम लोग रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। ठीक है, नाउ एग्रीकल्चर बिगैन अबाउट 1200 years ago। अभी तो हम लोग काफ़ी डेवलप कर गए हैं, बहुत सारे साधन हैं हर चीज़ के, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम लोग डील करते हैं। पर पहले के टाइम पे जब हम लोग बंदर हुआ करते थे, हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर हुआ करते थे, या शायद बंदरों से भी गए गुजरे कंडीशंस में हम लोग जब रिसेंटली अर्थ पे आए ही थे, उस वक्त क्या था, उस समय एग्रीकल्चर तो कोई नहीं जानता था, ऑफकोर्स खेती बाड़ी कौन नहीं जानता था, वो बस घूमते थे यहाँ से वहाँ, जो भी खाने की चीजें दिखी या अच्छी लगी उसको खा लिया, ना उनको कपड़ा पहनने का टेंशन था, ना उनको कहीं ट्रैवलिंग का टेंशन था, ना पढ़ाई का टेंशन था, बस यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे, खाते रहते थे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे। बट प्रॉब्लम तब हुई जब उनका नंबर बढ़ते गया, ठीक है, और उनके लिए खाना कम पड़ने लगा क्योंकि उनको एग्रीकल्चर तो आती नहीं थी, खेती बाड़ी तो वो करते नहीं थे, तो नेचुरली जितनी चीजें उग रही थी वो खा रहे थे, जब नहीं उगती थी तो दूसरे प्लेस चले जाते थे जहाँ खाना मिल जाए। ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह वो रोम करते करते जो मिल गया वो खा लिया, जो समझ में आया वो कर लिया, वैसा वाला सिचुएशन था उनके साथ। Today, nearly 40% of the world workforce is employed in agriculture. आज के डेट में हम लोग इतने ज़्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हो गए हैं कि पूरे वर्ल्ड का 40% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम कर रहा है। अच्छा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करने का मतलब सिर्फ खेत में काम करना नहीं है। एग्रीकल्चर में सपोज आप मस्टर्ड सीड्स का बात करो अगर, ठीक है, तो मस्टर्ड सीड्स में कुछ किसान हैं जो मस्टर्ड उगा रहे हैं, कुछ हैं जो मस्टर्ड सीड्स को पैक कर रहे हैं, फर्निश कर रहे हैं, अच्छा से बना के पैकेट में आपको अवेलेबल करा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं उस मस्टर्ड को मस्टर्ड ऑयल में कन्वर्ट करने के लिए। अब उसका भी मस्टर्ड ऑयल का भी पैकिंग है, प्रोसेसिंग है, डिलीवरिंग है, ठीक है, फिर जो रिटेलर्स एंड ये सब है, स्टॉक वाले जो लोग हैं वो लोग सेव करते हैं, सेल करते हैं। तो ये जितने भी तरीके के लोग हैं, जो लोग एक्चुअली हमें फूड प्रोवाइड कराने से रिलेटेड काम करते हैं, वो सभी इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है, सो एग्रीकल्चर में रिलेटेड है, मतलब ये नहीं है कि 40% लोग जो हैं वो सिर्फ खेत में लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी अलग अलग डेवलपमेंट्स के साथ साथ बहुत सारी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे लोग अपने अपने काम को अच्छे से कर रहे हैं। दिस नंबर इज हायर इन इंडिया एट नियरली 60%, पर इंडिया में, मेरा भारत महान, इंडिया में नियरली 60% ऐसे लोग हैं जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्क करते हैं। एंड इट्स वेरी गुड टू नो कि हमारे इंडिया में हमारा जो इकोनॉमी है उसमें हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड पार्ट जो है वो मैक्सिमम और मैक्सिमम हमारा योगदान देते हैं। जो कंट्रीब्यूशन है हमारी नेशनल इकोनॉमी में उसमें एग्रीकल्चर का सबसे ज़्यादा है, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड 60% लोग हैं। बाकी के सेक्टर्स में आप देख लो तो बाकी के 40 बच गए, 40 भी कितने ही सारे सेक्टर्स में डिवाइड होते होंगे, है ना। इंडस्ट्रियलीज हैं, बिजनेसमैन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बाकी के 40% डिवाइड होते होंगे, लेकिन इकलौता 60%, इट्स अ ह्यूज नंबर ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो इस 60% लोग जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर चेंज्ड वेरी स्लोली अंटिल अबाउट 100 years ago। एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है 100 years पहले। कैसे? सिंस देन देयर हैव बीन ट्रेमेंडस एडवांसेस। जब से हम लोग एग्रीकल्चर करने लगे हैं, ठीक है, आज से 12,000 साल पहले,
उसके भी पहले हम लोग तो कुछ और ही हुआ करते थे, है ना, वन मानुस। तो जितने भी लोग हैं आज जो लोग खेती कर रहे हैं वो लोग अब क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है, बहुत सारी न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। आप में से आई गेस मुझे लगता है कि हमारे इंडिया का जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो आज भी हमारे गांव में बसते हैं, ठीक है। और अगर आप ये वीडियो गांव से रिलेटेड लोग देख रहे हैं या फिर गांव जाने आने वाले लोग देख रहे हैं, क्योंकि कभी ना कभी तो आप लोग अपने गांव विजिट किए होंगे ना, कभी ना कभी तो खेत देखे होंगे, कभी ना कभी तो इस तरह की चीजें देखे होंगे जो वहां पे यूज होती हैं। तो आज के टाइम पे और पहले के टाइम पे बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं, और ये चेंजेस आए हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है वो हम बताएंगे अभी, ठीक है। सो ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद से इंडिया में हमारा जो फील्ड प्रोडक्शन था, जो हमारा आउटपुट था, जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन था, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किया है, जिससे हमें एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुई है। सो ये ग्रीन रेवोल्यूशन एक्चुअली है क्या जिसने हमें इतना ज़्यादा हेल्प किया? So it was a process by which India's production of wheat, rice, maize and several other food grain was tremendously increased in the late of 1960s and early 1970s. So ग्रीन रेवोल्यूशन जो है एक ऐसा प्रोसेस था, एक ऐसा मुहिम था एक्चुअली, जो कि इंडिया के गवर्नमेंट ने शुरू की, ठीक है। इंडिया में इसका जो स्टार्टिंग है वो 1960 से 1970 के बीच में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था, इंडियाज प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, राइस एंड मेज एंड सेवरल अदर फूड ग्रेन्स वाज ट्रेमेंडसली इंक्रीज्ड। जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हमारे क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई, स्पेशली व्हीट, राइस, मेज और कुछ और पल्सेस एंड ऑल के रिलेशन में बहुत ही ज़्यादा ट्रेमेंडस इंक्रीज हुआ इस 1960 और 1970 के बीच में। India, which was earlier said to carry a begging bowl to the west for food grain, claimed self-sufficiency. Now that's a good note कि पहले इंडिया 1960 के पहले जब हमें रिसेंटली आज़ादी मिली होगी एंड ऑल, उस समय जो है इंडिया को बेगिंग बाउल या फिर कैरी अ बेगिंग बाउल के नाम से जाना, जैसे हमें भीख की कटोरी कहा जाता था, इसलिए क्योंकि इंडिया में फूड प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं था कि वो अपने टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन को पेट भर के खाना खिला सके, तो हमें वेस्ट वाले जो कंट्रीज थे उनसे खाना मांगना पड़ता था। जैसे आज के डेट में पाकिस्तान इज डूइंग दीज थिंग्स ना, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो ये जो चीज़ें हैं वो अब होने यहाँ पे लगी कि 1960 और 1970 के बाद इंडिया में सेल्फ सफिशिएंसी आ गई। हम इतना ज़्यादा क्रॉप्स में प्रोडक्शन करने लगे कि अब हमारे लोग एटलीस्ट भरपेट खाना मिल रहा था उनको, हमें किसी और से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। सो ये कैसे हुआ, क्या हुआ ऐसा ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद कि हमें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे। इवन आज के डेट में अगर देखो, जिस वीडियो हम लोग जो बना रहे हैं ये हमारा 2021 के सेंचुरी में बन रहा है, ठीक है। सो 2021 ईयर में क्या हो रहा है, आज हम लोग इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं कि कितना तो हमारा वेस्टेज हो जाता है, कितना तो हम दूसरे कंट्रीज को दे देते हैं, ठीक है। हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं हमारा फूड ग्रेन्स। तो इतना ज़्यादा चेंजेस आया है 1960 और 1970 से लेकर के अब तक में। दिस रेवोल्यूशन वाज ड्यू टू द न्यू एग्रीकल्चरल टेक्निक्स whereby high yielding hybrid varieties of wheat and rice were grown in India. So इस रेवोल्यूशन में क्या हुआ, हम लोग क्या कर रहे थे, एग्रीकल्चरल टेक्निक्स को बढ़ा रहे थे। हम लोग खेत में हल जोतने की जगह ट्रैक्टर लेके जा रहे थे, मतलब हल तो जोतना ही पड़ेगा पर पहले गाय बैल लेके जाते थे, अब ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं। सो वेयर बाई हाई यील्डिंग हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ व्हीट एंड राइस वर ग्रोन इन इंडिया। सो इससे क्या हुआ, हाई यील्डिंग हाइब्रिड वैरायटीज, मतलब हमने हाइब्रिडाइजेशन की, हमने क्रॉप्स को मिक्स मैच करवाया, डिफरेंट ट्राई किए, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए हमारे साइंटिस्ट ने, और इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में हमें अच्छी वैरायटी ऑफ व्हीट और राइस मिलने लगी। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के बारे में हमारे किसानों को बताया गया। ऑफकोर्स बेसिकली उस समय के जो किसान हुआ करते थे वो इतने एजुकेटेड नहीं थे,
ठीक है। आज भी ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक्सपीरियंस से अपना बहुत अच्छा खेती कर सकते हैं, लेकिन उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है खेती बाड़ी के बारे में। पर पहले तो बहुत ही बुरा कंडीशंस था, तो हमारे जो साइंटिस्ट थे वो क्या करते थे, वो एक्सपेरिमेंट्स करते थे, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड एंड ऑल बनाते थे, अलग अलग गांव में जाके वहाँ की मिट्टी को टेस्ट करते थे और फिर वहाँ के किसानों को समझाते थे कि कैसे फर्टिलाइजर यूज करना है, कैसे पेस्टिसाइड यूज करना है, कब करना है, कौन से पेस्टिसाइड का यूज कौन से क्रॉप में करना है। सो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है हमारे फार्मर्स ने, हमारे गवर्नमेंट ने और हमारे साइंटिस्ट ने मिलके, जिसका रिजल्ट है कि आज हमें इनफ क्वांटिटी और एक्स्ट्रा हाइब्रिड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स मिल रही हैं। इरिगेशन के फैसिलिटीज में इंप्रूवमेंट किया गया। इफ यू गाइज हैव वॉच्ड लगान मूवी, तो उसमें क्या देखा है हमने कि पानी नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, तो किसानों के पास खाने को खाना नहीं है, तो वो बेचेंगे भी क्या। ठीक है, तो 2 साल से उस गांव में बारिश नहीं हुई थी उस पर्टिकुलर मूवी में, तो उनको खाना नहीं मिल रहा था। हमारे साथ भी वही चीज हो सकती थी, लेकिन हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया, इरिगेशन के बहुत सारे और ऑप्शंस ढूंढे। ठीक है, आज हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में जानते हैं, तो जिसकी वजह से पानी की जो कमी है वो तो क्या रहेगी, हमेशा ही रहेगी, लेकिन एटलीस्ट खेतों को पानी मिले ताकि जो क्रॉप है वो खराब ना हो और हमें सिर्फ पानी के प्यास के बजाय भूखे भी ना सोना पड़े। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान इंट्रोड्यूस कराई गई थी फार्मर्स के साथ ना। क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हो सकती है एग्रीकल्चर की, खेती बाड़ी करने के लिए आप बस अपना धान लेके चले गए और खेती कर लेंगे वैसा तो है नहीं। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, क्या क्या ज़रूरतें हो सकती है एक एग्रीकल्चर को हैंडल ओवर करने के लिए। सो नंबर 1 इज एन ओपन फील्ड विच गेट्स प्लेंटी ऑफ सनलाइट एंड एयर। ऑफ कोर्स खुले खुले बड़े बड़े खेत जिसमें बहुत सारा सनलाइट और एयर आ सके। ऑफ कोर्स खुले होते हैं ना, वो लोग तो कवर्ड तो होते नहीं हमारे खेत, जितना चाहो सनलाइट लो, जितना चाहो एयर लो, टैक्स थोड़ी लग रहा है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्ली लूजेंड एंड एरेटेड सॉइल इन द फील्ड्स। अच्छा, हम लोग जो प्लफिंग का काम करते हैं ना, खेत में हल चलाने का काम जो करते हैं, वो इसीलिए करते हैं ताकि हमारे जो खेत हैं उसकी जो मिट्टी है वो बहुत ही ज्यादा लूज हो जाए, एकदम टाइटली पैक्ड रहेगी तो उसके अंदर एयर नहीं जाएगा ना। हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का जो मॉलिक्यूलर स्टेट रहता है, तो सॉलिड है, सॉइल तो जो है वो सॉलिड है, तो एकदम टाइटली पैक्ड होती है, तो उसमें हल चलाने से क्या होता है, बीच में गैप्स बन जाते हैं, स्पेसेस बन जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे ऑक्सीजन और वाटर अच्छे से ऑब्जॉर्ब हो पाती है। द नेक्स्ट इज सफिशिएंट सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। पानी इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। हमारे प्लांट्स ना 16 तरह के न्यूट्रिएंट होती है जो उनको उगने के लिए चाहिए होती है बेसिकली। इसमें से 3 जो है उनको वो एयर और वाटर से मिल जाती है, ठीक है, और बाकी की जो 13 रहती है वो इनको मिलती है सॉइल से। तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो 13 न्यूट्रिएंट्स हैं वो इनको सॉइल से मिलती है ना। रिमूवल ऑफ वीड्स विच यूज अप द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। वीड्स जो है इनको हम कहते हैं अनवांटेड प्लांट। अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं हमारे खेतों में उग जाते हैं, जिसकी कोई हमें नीड नहीं होती है, वो कंपटीशन लगाने लगते हैं फिर हमारे क्रॉप से कि नहीं तुम ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लोगे कि मैं ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लूँगा। तो ये वीड्स को वहाँ से हटा देना इज़ बेटर, क्योंकि वो अगर वहाँ रहेगा तो कंपटीशन चलते रहेगा और बाई चांस अगर हमारे वीड्स जीत गए तो हमारे क्रॉप्स खराब हो जाएंगे, है ना। तो वीड्स को हटा ही देते हैं हम लोग। और दूसरा है प्रॉपर फेंसिंग ऑफ द फील्ड टुवर्ड्स ऑफ ग्रेजिंग एनिमल्स। और अपने खेतों में फेंसिंग करके रखना ताकि उसमें अनवांटेड एनिमल्स जो है वो घुस के चरना शुरू ना कर दें, ठीक है ना। मॉडर्न एग्रीकल्चर क्या होता है? Modern agriculture is a combined effort of art, science and technology to provide food, clothes and shelter to increasing human population. So modern agriculture का मतलब होता है ऐसा agriculture जिसमें combined effort होती है art, science और technology की। तीनों चीजें इसमें involved होती है modern agriculture में, art, science and technology। कैसे और क्यों? क्यों होती है? To provide food,
क्लोथ एंड शेल्टर, हमें खाना, कपड़ा और मकान देने के लिए, जो कि बेसिक नेसेसिटी है हर इंसान की। तो इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, आज के डेट में इंडिया का पॉपुलेशन सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। तो ऑफ कोर्स सी बात है कि हमारा इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है तो हमारी डिमांड भी तो ज़्यादा है। तो हमारे डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए इन तीनों सेक्टर्स को एक साथ मिलके हमारे लिए काम करना पड़ता है। To improve the efficiency of agriculture process and increase output, following steps are taken। तो ये जो है हमारा डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए और हमारे जितने भी आउटपुट है, अब सिर्फ हमारी नीड को पूरा ही करना जरूरी नहीं है ना। अगर हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो ज्यादा पैसे कमाएंगे, फॉरेन करेंसी कमाएंगे। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो कि हमें हेल्प करती है हाईली एडवांस थिंग्स को अचीव करने में। जैसे कि हाईली एफिशिएंट टूल्स एंड मशीन्स आर यूज्ड। बस बात है, पहले जहाँ हम लोग गाय बैल चलाते थे, अब हम लोग ट्रैक्टर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये ट्रैक्टर क्या है? एफिशिएंट टूल है जो मेहनत भी कम कराता है और समय भी कम लगता है। दूसरा, बिल्डिंग ऑफ डैम्स एंड कैनाल्स फॉर इरिगेशन, पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है और पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए डैम्स और कैनाल्स बन रहे हैं। आई गेस डैम्स और कैनाल्स सभी लोग जानते हैं, हम लोग पहले 6 और 7 की क्लास के चैप्टर्स में पढ़े हैं इसके बारे में। The next is development of pest resistant and high yielding variety। ये जो है हमारे खेत में, हमने खेती तो कर ली पर अगर उसमें कीड़े लग गए तो वो किसी काम का नहीं है, कोई कीड़ा लगा हुआ खाना नहीं खाएगा। ठीक है, तो पेस्ट रेजिस्टेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स फॉर न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप रेस्पेक्टिवली। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का यूज करना ताकि हमारे क्रॉप की जो फर्टिलिटी है, हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बिल्कुल अच्छे से बनी रहे और हमें इन सब चीजों के बारे में अप टू डेटेड पता चलता रहे। कैसे पता चलते रहेगा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजह से। दीज आर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, the next is sustainable agriculture। What is sustainable agriculture? So the practice of farming and product of maximum agriculture yield through management of natural resources without disturbing the environment is known as sustainable agriculture। So sustainable agriculture का मतलब होता है ऐसे फार्मिंग प्रैक्टिसेस जिसमें प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करने का कोशिश किया जाए लेकिन हमारे अर्थ की नेचुरल थिंग्स को डिस्ट्रॉय किए बिना। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज जो मॉडर्न फार्मिंग में होता है वो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को, मतलब अगर कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हैं तो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को डैमेज करता है, खराब करता है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है फ्यूचर में अडॉप्ट करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे नेचर को डिस्टर्ब किए बिना, हमारे एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब किए बिना जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं उन्हें हम कहते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में ही ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन दिखाना इज़ अ बिग आर्ट। ओके, सो फॉर टुडे इतना इनफ है। आप लोग ये वीडियो को अच्छे से रिवाइज करो, चैप्टर बुक रीडिंग करो और इसके साथ साथ इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे जो कि इसी चैप्टर से रिलेटेड है। टिल देन कीप स्टडीइंग हार्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।